नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इक्विटी या गोल्ड किस एसेट क्लास में है? निवेश में आपको होगा मुनाफा। ये वैसे काफी समय से एक बहस चलती आती है कि आखिरकार इक्विटी में निवेश करें या फिर गोल्ड में लंबी अवधि में पैसे बनाएं। एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी इन तमाम एसेट क्लास में कैसी रहनी चाहिए, इस पर रहने वाली है खास चर्चा आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। ऋषिकेश पालवे डायरेक्टर हैं आनंद राठी वेल्थ में, और विकास पुरी हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। ऋषिकेश और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो गोल्ड और इक्विटी दोनों ही काफ़ी पसंदीदा एसेट क्लासेस हैं रिटेल निवेशकों के, और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ गोल्ड ही नहीं चमका है, इक्विटी तो और भी ज़्यादा चमक बिखेर रहा है। इसलिए जो निवेशक होते हैं वो ये काफ़ी समझना चाह रहे हैं कि मौके कहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं, और बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी और गोल्ड दोनों में एक अलग सटीक स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए। शायद ये मैं ऋषिकेश इनफैक्ट आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये सही है दोनों को कंपेयर करना? इक्विटी और गोल्ड को हम क्या वाकई कह सकते हैं इक्विटी या गोल्ड, या फिर इक्विटी और गोल्ड ये ज़्यादा बेहतर टर्म हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म हम एक स्ट्रैटेजी बनाने की बात करें तो? जी, बिल्कुल। नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते विकास जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो जैसे स्वाति जी आपने बहुत सही कहा कि इंडिया में अधिकतर 4 एसेट क्लासेस हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड में इक्विटी एक है और रियल एस्टेट दूसरा होता है। और कंज़र्वेटिव या प्रोटेक्शन के हिसाब से हम देखे जाए तो डेट और गोल्ड, ये दोनों प्रोटेक्शन या फिर कंज़र्वेटिव एसेट क्लासेस में होते हैं। ये डिफेंस एसेट क्लास में माना जाता है। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस करना है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो वो एसेट क्लासेस चुनना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कोरिलेशन बहुत कम हो। जब मैं वो कहता हूँ कि कोरिलेशन बहुत कम हो, क्यों कहता हूँ ये? क्योंकि अगर आपका एक प्लान ए है, समझो आपने इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बनाया और आपका प्लान ए इक्विटी है। अगर इक्विटी अच्छा ना करे तो डेट ने पोर्ट को होल्ड करना चाहिए, ताकि वो उतने रिटर्न्स दे दे और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आ जाए। पोर्टफोलियो कुछ तो रिटर्न दे पाए। तो कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्ट कंपैरिज़न है या नहीं है, इट कैन गेट कंपेयर्ड टू ईच अदर, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिज़न करना है तो डेट और गोल्ड का अगर कंपैरिज़न करें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा फ्रॉम अ परसेप्शन बेसिस। लेकिन फ्रॉम रिटर्न बेसिस और रिस्क बेसिस देखा जाए तो रिटर्न और रिस्क के हिसाब से इक्विटी और गोल्ड का भी कंपैरिज़न हो सकता है। ओके, अब ज़रा समझने की कोशिश करनी हमें ये चाहिए कि इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट जो है अभी, विकास हमने देखा कि इक्विटी नए शिखर पर पहुंचा। हालांकि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब हमने एक बड़ा ड्रॉप ज़रूर देखा, उस पूरी रफ्तार पर ब्रेक लगा। लेकिन शायद बाजार उतना नहीं घबराया, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं घबराया, और एक बार बाउंस बैक करते हुए हमने बाजार को देखा। गोल्ड भी काफी अच्छी चमक बिखेरता हुआ नजर आया। एक ऐसा टाइम जब इक्विटी भी अच्छा कर रहा है, जब गोल्ड ने भी अच्छा किया है, तो ऐसे टाइम पर क्या एक निवेशक को स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जिससे कि दोनों ही एसेट क्लास का बेस्ट से बेस्ट फायदा उठाया जा सके? धन्यवाद स्वाति। हेलो ऋषि जी। सो स्वाति, जैसे ऋषि जी बोल रहे थे कि 4 एसेट क्लास होती हैं और हर एक एसेट क्लास का एक अपना साइकिल भी होता है। कभी रियल एस्टेट बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस साइकिल लेके आती है, कभी गोल्ड लेके आता है, कभी इक्विटीज लेके आता है, कभी दोनों को एक साथ साइकिल लेके आते हैं। और करंट सिनेरियो में शायद ऐसा ही हुआ कि इक्विटीज भी बहुत सारा एक अपसाइड का या बुल रन जिसको बोलते हैं वो लेके आई, और साइमल्टेनियसली गोल्ड भी लेके आया। नाउ इसमें क्या है कि और जनरली अगर आप देखें स्वाति, जब पोर्टफोलियो एलोकेशन की हम बात करते हैं तो गोल्ड को हम जनरली, जैसा ऋषि जी बोल रहे थे कि इट इज मोर ऑफ प्रोटेक्शन, तो गोल्ड हेज के तेरे तरीके से पोर्टफोलियो में जोड़ा जाता है। रिटर्न उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है। अभी आप देखेंगे, यदि गोल्ड का रन आप देखेंगे पिछले 4 साल से, तो कोविड से स्टार्ट हुआ ये, और उसके बाद रशिया यूक्रेन हुआ, फिर उसके बाद इसराइल गाजा हुआ, या यूएस इंटरेस्ट रेट्स की बात हो गई, तो गोल्ड एक अनसर्टिनिटी में गोल्ड की तरफ लोग भागते हैं, बिकॉज लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, लोग एक सेफर हेवन की तरफ भागते हैं। और जब किसी एसेट क्लास में काफी सारा जब क्राउडिंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें रिटर्न भी आ जाएगी। तो दैट्स वाई हम ऐसे बोले कि गोल्ड ने रिटर्न दिया इसलिए लोग उसके पीछे भागे, ऐसा नहीं है। क्योंकि गोल्ड की तरफ लोग भागे, डिमांड बहुत ज्यादा उसकी बढ़ी, तो उससे गोल्ड का भी प्राइसेस ऊपर गए और लोगों को रिटर्न आना शुरू हुआ।
और नॉट ओनली इन्वेस्टर्स स्वाति, ऑन अ लाइटर नोट, फीमेल्स बदनाम है कि गोल्ड उनको बहुत पसंद है, बट सेंट्रल बैंक्स को भी गोल्ड बहुत पसंद है। काफी सारे सेंट्रल बैंक्स ने जो है वो अपना, हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए अपने। लास्ट 2023 में भी 1000 टन के ऊपर लिया, 2022 में भी 1000 टन के ऊपर लिया। तो माय पॉइंट इज कि ये डिमांड और सप्लाई का भी खेल है। और जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं हम निवेशकों के लिए, तो गोल्ड, हमें ये लगता है कि गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गोल्ड में ओवरवेट हो जाएं या इक्विटीज में ओवरवेट हो जाएं। एंड ऑफ द डे किसी भी निवेशक का जो उसका प्रोफाइल है, जो उनकी बैकग्राउंड है, जो उनके गोल्स है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स, और उनकी जो रिस्क एपिटाइट है, उसको देखते हुए इक्विटीज का भी कंपोनेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और गोल्ड का भी कंपोनेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। आपने जो एक पॉइंट यहाँ पर बोला डेफिनेटली कि गोल्ड जो है वो भारतीयों को पारंपरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता रहा है। मैं इसलिए ऋषिकेश आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो सेंट्रल बैंक की बाइंग भी है, वो अपना रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड, जो डिमांड सप्लाई जिसकी विकास ने बात की, वो भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की तरफ ही बायस नज़र आता है। जो बायस है गोल्ड का भारतीयों में, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसलिए शायद हम ये कह सकते हैं कि एसेट क्लास में गोल्ड ज़्यादा पसंद आता है भारतीयों को, निवेशकों को। तो स्वाति जी, कुछ आंकड़े कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी तक वर्ल्ड में जितना भी सोना का मिंटिंग हुआ है, 2 लाख टन सोना आज तक मिंट हुआ है। उस 2 लाख टन में से 24-25 हज़ार टन सिर्फ इंडिया में है। मतलब 10 से 11% विश्व का पूरा सोना इंडिया में है। उसमें से 4000 टन का सोना सिर्फ टेम्पल्स के पास है। तो हम जो एज अ कंट्री, हम काफ़ी ओवरवेट है गोल्ड को लेके। अगर दूसरा पहलू देखा जाए कि वर्ल्ड वेल्थ के हिसाब से हमारा क्या प्रोपोर्शन है, तो वो सिर्फ 2% आता है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो गोल्ड हम ओवरवेट है, क्योंकि 10 से 11% का वेटेज हमारे पास है इंडिया में, क्योंकि 2 लाख के सामने 25,000 का एक्सपोजर इंडिया का है। और वही वेल्थ देखा जाए, फाइनेंशियल वेल्थ देखी जाए, तो सिर्फ 2% हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो काफ़ी एसिमेट्रिक है प्रोपोर्शंस। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड का सप्लाई जो है वो एक लिमिटेड है, और इक्विटी अगर देखा जाए या वेल्थ, जो फाइनेंशियल एसेट्स देखे जाए, उसका सप्लाई नहीं होता है, लेकिन उसका जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज होती है, फंडामेंटल्स होते हैं, उसको वो ड्राइव करते जाते हैं, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन की कोई एक अपर लिमिट नहीं होती है। गोल्ड के सप्लाई की एक लिमिट हो सकती है। तो ये 2 पहलू काफ़ी ऑब्जर्व करने चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एज अ कंट्री हम काफ़ी ओवरवेट है, ओवर एक्सपोज्ड है गोल्ड को लेके। ओके, तो भारतीयों का जो गोल्डन प्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और वो छिपा नहीं है किसी से। कुछ आंकड़े इससे भी समझते हैं हम, क्योंकि डेफिनेटली इक्विटी की तो हम बात कर ही रहे हैं। अगर गोल्ड में भी अगर हम थ्रू म्यूचुअल फंड या पैसिव स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गोल्ड ETF एक काफ़ी पसंदीदा ऑप्शन है शॉर्टर टर्म में, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। विकास, हमने जो FY24 देखा है उसमें जो गोल्ड ETF है उसमें लगभग 37% की बढ़त हमने देखी। और मार्च 24 में ही जो आंकड़े आए थे उसमें गोल्ड ETF का जो AUM है वो 31,000 करोड़ पर दर्ज किया गया। डेफिनेटली और काफ़ी नए गोल्ड ETF लॉन्च भी हुए हैं, तो डेफिनेटली जो AMCs है वो भी चाहती हैं कि गोल्ड ETF के इस बढ़ते डिमांड का फ़ायदा उठाया जाए, नए ETF लॉन्च हो रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड जो है गोल्ड में पैसे आकर्षित करने का, वो AMCs भी इसको थोड़ा सा हवा दे रही है कि हाँ थोड़ा सा पैसे आ रहे हैं यहाँ पर, तो गोल्ड में निवेश करने का ये तरीका सही हो सकता है आने वाले टाइम में। जी स्वाति, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल तरीके से देखें तो फिजिकल गोल्ड लेने का लोगों की आदत जो थी, अब वो मोर ऑफ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड लोगों को एडुकेट किया, और उसका असर भी देखा। जैसे आपने अभी आंकड़े बताए, उसमें एक फ्रेश बाइंग ऑफ इन्वेस्टर्स भी है, उसमें M2M गेन भी होता है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड लेके आती है, सो गोल्ड 4 तरीके से आप बाय कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, या ETF के थ्रू ले सकते हैं, जिसको हम गोल्ड बीज के नाम से भी जानते हैं, जो आप एक्सचेंज से ले सकते हैं, अपने किसी भी ब्रोकिंग, अगर आपका अकाउंट है उससे ले सकते हैं।
आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड ले सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड रूट से भी टिपिकल गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। सो इसका बेनिफिट ये है, एक तो स्वाति फ्रैक्शन बाइंग हो जाती है इन अ सेंस दैट छोटा निवेशक भी अगर चाहता है कि वो 500 रुपए महीना गोल्ड में इन्वेस्ट करे तो वो 500 रुपए की सिप से भी गोल्ड ले सकता है, जो कि ऐसे रेगुलर रूट से इतना इजी नहीं है, बिकॉज 1 ग्राम का गोल्ड भी आज की डेट में 6-6.5 हजार का मिलता है। तो एक एक जो लिक्विडिटी है वो इजी है, आपको लेना इजी है, आप बहुत छोटे अमाउंट से कर सकते हैं, उसमें जीएसटी का कंपोनेंट नहीं आता है, आपको कहीं पे उसको स्टोरेज का इशू नहीं आता है। और फिर ये जो लोगों को लगता है कि यार अगर गोल्ड इतना बढ़ रहा है, गोल्ड एसेट क्लास हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, तो क्यों ना हम डिजिटल फॉर्म में ले लें कि जो कि इजी है लेना, और जैसे मैंने बोला कि फ्रैक्शन बाइंग है वो, तो एक एज लो एज 200 रुपए, 400 रुपए या 500 रुपए का भी अगर किसी को हर महीने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं, और हर किसी को हर महीने 10 लाख का गोल्ड लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पूरे स्पेक्ट्रम में है, जो निवेशकों का स्पेक्ट्रम रहता है। तो उसकी वजह से हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये भी देखती है कि अगर किसी चीज की डिमांड है तो क्यों ना उस डिमांड का सोल्यूशन लेके आया जाए। तो इसीलिए हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने गोल्ड म्यूचुअल फंड और काफी सालों से लेके आए थे वो ईटीएफ्स जो है वो रिसेंटली जुड़े। और ये एक, और क्योंकि अगर आप इक्विटी का कर्ल देखेंगे तो 3-3.5 करोड़ डीमैट से अब हम 10 करोड़ के ऊपर आ गए, 10-11 करोड़ के आसपास। तो वो निवेशक भी चाहते हैं कि हम गोल्ड का एक्सपोजर लें, तो इसी वजह से जो है ईटीएफ में आप देखें काफी ट्रैक्शन है। और डिजिटल गोल्ड हो गया या ऐप के थ्रू जो बाइंग होती है, और प्लस म्यूचुअल फंड्स में भी गोल्ड का काफी लोगों का रुझान बढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन अगर मकसद यही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का जो एक्सपोजर है 5 to 10% ही रखना है, तो ऋषिकेश क्यों ना एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट किया जाए, जहां पर आपके पास इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, तो नेचुरली आप गोल्ड का एक एक्सपोजर ले ही रहे हैं अप टू 10%। तो क्या ये तरीका भी हो सकता है कि आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के आप इक्विटी का भी फायदा ले रहे हैं, डेट का भी ले रहे हैं और गोल्ड का भी आपको फायदा मिल रहा है? तो स्वाति जी, मेरा कहना यह है कि जब आप एसेट एलोकेशन करते हो तो एसेट एलोकेशन वो कभी भी आपने पोर्टफोलियो लेवल पे करनी चाहिए। फंड लेवल पे एसेट एलोकेशन करनी जरूरी नहीं है। तो अगर आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना भी है तो 5% या 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि गोल्ड में एक्सपोजर लेना ही नहीं चाहिए। इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 80% इक्विटी 20% डेट करोगे तो 12% टारगेटेड रिटर्न अचीव करना काफ़ी उसके अचीव करने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो फंड लेवल पे ना करे, एज अ कॉम्बिनेशन मल्टी एसेट के हिसाब से ना करे, लेकिन वो एसेट एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो के हिसाब से करे। और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें ताकि टैक्सेशन अट्रैक्टिव हो जाए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 5 साल या 8 साल के नीचे करना है, तो उसके लिए ईटीएफ्स में करें। लेकिन ये सेग्रीगेटेड होना चाहिए ताकि आपके आपके हाथ में रहे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, गोल्ड में कितना है, ना कि आप फंड मैनेजर के भरोसे रहो। ओके, तो ये हमने एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर बात की, गोल्ड, इक्विटी और डेट किस तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा हम जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि नया पैसा कहां पर लगाया जा सकता है, जहां पर आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हैं, मुनाफा भी कमा सकते हैं। गोल्ड और इक्विटी, इन दो एसेट क्लास की आज हम बात कर रहे हैं। विकास, आपके पास हम आते हैं। ये सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि किसी के पास कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, गोल्ड में पैसे डालें या फिर इक्विटी में उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके रीजंस क्या होंगे? तो स्वाति, जैसा आपने बोला कि जो जनरल एक बेसिक हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टिपिकली लिक्विड एसेट्स 40%, आपके रियल एस्टेट हार्ड एसेट्स 30-40% एंड रिमेनिंग 20% में आप 10% के आसपास कमोडिटीज या गोल्ड जिसको हम बोलते हैं वो ले सकते हैं, और रिमेनिंग 10 फॉर स्पेशल सिचुएशन या ओवरसीज इक्विटीज के लिए। तो नाउ अगर आप आज की डेट में बात करते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि जो पैसा आपके पास है, और अगर गोल्ड और इक्विटी में अगर आप बात करते हैं तो स्टिल आई विल मेंटेन कि आप 80-90% अपना इक्विटीज में ही लगाइए, रिमेनिंग गोल्ड में लगाइए, बट गो थ्रू एसटीपी रूट या एसआईपी रूट। सो फॉर एग्जांपल आज की डेट में इक्विटीज भी जो है काफी अच्छे लेवल ऊपर आ गए हैं उसके, गोल्ड भी हाई है, तो प्रोबेबली आप
म्यूचुअल फंड्स में आर्बिट्राज या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करें और वहां से एसटीपी रूट से आप इक्विटी फंड्स बिल्ड करिए और मोर ऑफ मल्टी कैप स्ट्रेटजी में करिए। साइमल्टेनियसली यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगेन आप आर्बिट्राज या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड लेके उसको गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट ईटीएफ ले रहे हैं तो आप जो अपना अकाउंट से मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उसको स्टैगर्ड मैनर में बाय करिए। एक साथ बल्क में ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड मे बी 80 to 90% एलोकेशन शुड गो टू इक्विटीज, रिमेनिंग 10 to 20% जो है गोल्ड में जानी चाहिए। आइडियली गोल्ड 10% के नीचे ही होना चाहिए। ओके मैं थोड़ा सा तो अज्यूम कर रही हूँ कि ऋषिकेश का इसमें जवाब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इक्विटी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। पर फिर भी अभी मानिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, वो बाइफरकेट के करके एसेट एलोकेट करना चाहते हैं विद इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो आपका वो एक एलोकेशन जो परसेंटेज है वो क्या रह सकता है, कीपिंग इन माइंड अभी फ़िलहाल जो कंडीशंस हैं बाजार के लिए भी, आगे रेट कट सिनारियो के भी जो जिसमें थोड़ी सी देरी की आशंका हमें देखने को मिली है, तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो कि बाजार को काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित करते हैं और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस तो किसी से छिपे नहीं हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो स्वाति जी, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी है। 80% इक्विटी में अगर डालो और 20% डेट में डालो तो 12% का एक लक्ष्य रख सकते हो, रिटर्न का लक्ष्य रख सकते हो। इक्विटी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि इक्विटी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखें काफ़ी सपोर्टिंग है इक्विटी के लिए। जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सारे डेटा अगर आप देखो तो करीबन 6.5-7% का जीडीपी ग्रोथ दिखता है। इन्फ्लेशन 4.5-5% का जोड़ लो, सो दोनों मिला के 11-12% का ग्रोथ मार्केट में ही दिखाई देगा। और दो किस्म के जीडीपी होते हैं, एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। मोर और लेस नॉमिनल जीडीपी जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में मार्केट जाते हुए दिखता है। अब कोई भी टाइम पीरियड देख लो तो काफी हाई कोरिलेशन है दोनों के बीच में। तो अगर 12% अगर नॉमिनल जीडीपी देने वाला है तो मार्केट ने 11-12% देने की गुंजाइश काफी ज्यादा है, तो इक्विटी काफी प्रॉमिसिंग लगता है इस टाइम पे। लिक्विडिटी भी काफी आसानी से मिलती है अगर आप इक्विटी में निवेश करो। सपोर्ट करने के लिए डेट में निवेश करना बहुत जरूरी होता है ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 20% जो है वो डेट में डालो, बाकी 80% जो है इक्विटी में डालो। लेकिन अगर गोल्ड में निवेश करना ही है, एक्सपोजर लेना ही है, जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइसेस अप एंड डाउन होती है, तो 5% का आप एक्सपोजर ले सकते हो गोल्ड में, 5 से 10% का एक्सपोजर ले सकते हो गोल्ड में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और वो एक डेट का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए जो आप गोल्ड खरीदते हो। तो इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए ताकि आप 12% का एक लक्ष्य अचीव करने की काफ़ी हाई गुंजाइश हो जाती है। ओके। एंड विद इन गोल्ड जो है विकास, जो गोल्ड में ही निवेश करने के विकल्प हैं, हम क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रेफर्ड एक ऑप्शन है गोल्ड में निवेश करने का, 2.5% का आपको ब्याज इसमें मिलता है, सॉवरेन गारंटी है, और फिर दूसरी तरफ है आप SIP के थ्रू भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही जो ये निवेश विकल्प है किस तरीके के निवेशकों के लिए ये फिट बैठते हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक तरफ है, दूसरी तरफ गोल्ड ETF या गोल्ड फंड है जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रिस्क तो इन्वॉल्व है। आज की तारीख में जब आप करंट सिनेरियो की बात कर रहे हो तो गोल्ड एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो आज की डेट में मैं नहीं बोलूंगा कि उनके लिए अप्रोप्रिएट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई है जिनका टाइम होराइजन 5 से 10 साल का हो तो वही गोल्ड में आप अपना एक्सपोजर लीजिए। ETF रूट से लेंगे तो ये है कि यदि किसी को बहुत छोटे अमाउंट से जो माइक्रो लेवल पे किसी को स्टार्ट करना है तो उनके लिए बेहतर है। बट आउट ऑफ दीज टू मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड को प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज वहां पे आपने खुद ही बोला कि 2.5% का उसमें इंटरेस्ट मिलता है अलग से। प्लस जब अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खुलता है, जो भी नई सीरीज खुलती है उसमें 5% एक डिस्काउंट भी होता है, तो वो भी एक गेन ही हुआ इन्वेस्टर के लिए। और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टैक्स एफिशिएंट है। तो हर एक पैरामीटर में SGB जो या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड रहता है वो ज्यादा कारगर साबित होता है।
बट किसी को डिसिप्लिन क्रिएट करना है, क्योंकि गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड का सीरीज जो है वो क्वार्टरली या जब भी गवर्नमेंट उसको इशू करना चाहती है तब आएगा, बट ईटीएफ इज अवेलेबल ऑल द टाइम। तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कब निवेश करना चाहते हैं, कब आप रोकना चाहते हैं, या कब आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो एंट्री एंड एग्जिट विंडो की फ्लेक्सिबिलिटी ईटीएफ में ज्यादा है, और यदि आप रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से बोलते हैं या एफिशिएंसी के हिसाब से बोलते हैं तो एसजीबी ज्यादा बेटर है। तो अब ये निवेशक खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इजी एंट्री इजी एग्जिट चाहिए, या हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेना है और हमें गेन अधिक चाहिए। अगर गोल्ड की जो भी रिटर्न आ रही होगी, यदि आपका बाइंग प्राइस में 5% डिस्काउंट मिलता है तो वो भी आपका गेन ही है एक तरह से, और प्लस एडिशनल 2.5% जैसा हमने बोला, तो फिर एसजीबी उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और इक्विटी में ऋषिकेश, आपकी नज़र में अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि इक्विटी बाजार में तो हम काफ़ी मौके अपार हम कह सकते हैं नज़र आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज है जो आपको लगता है कि निवेशकों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए? यहाँ पर आपको एक्चुअली लगता है कि निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने के अच्छे मौके, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पोर्टफोलियो में शामिल की जाए तो आगे वेल्थ क्रिएट करने का अच्छा ऑप्शन मिलता है? जी बिल्कुल स्वाति जी, सबसे बेहतरीन ज़रिया अगर इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है जहाँ से आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो। कॉम्बिनेशन अगर करना है इक्विटी में ही तो लार्ज कैप 50%, मिड कैप जो है वो 30% और स्मॉल कैप जो है वो 20%, वो हिसाब से कॉम्बिनेशन करना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और अगर मैं टाइप्स ऑफ फंड्स की बात करूँ तो एक कॉम्बिनेशन ग्रोथ और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आएँगी तो दोनों प्ले आउट करने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स करनी चाहिए। एक ओके, तो विद इन कैटेगरी जैसा कि ऋषिकेश ने बताया, जैसे लार्ज कैप हो गया और बाकी जो कैटेगरीज के फंड्स हैं उनमें आप डाइवर्सिफाई कीजिए। विद इन एसेट क्लास भी डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अपनी तरफ होनी चाहिए। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। बस एक ही एसेट क्लास की तरफ ज़्यादा झुकाव मत रखिए, डाइवर्सिफाई कीजिए जिससे कि बाजार के हर एक साइकिल में आपको ज़रूर फ़ायदा हो, हर एक एसेट क्लास का। इस पर चर्चा की हमने। ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।